नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सीटेट की तैयारी में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 एसएसटी के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिलेबस के टॉपिक। पहला आरंभिक नगर हड़प्पा, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। दूसरा टॉपिक रहेगा क्या बताती है किताबें और कब्रें, जिसमें वैदिक काल का अध्ययन करेंगे और कंकालों का अध्ययन करेंगे, कब्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो पूरी की पूरी थ्योरी आपको अपने नोट्स के माध्यम से कवर करा दूंगा। पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन 2011 से अब तक के सभी क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे गए होंगे, उनको भी इसी के साथ करा दूंगा। इसलिए यह वीडियो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और 3 से 4 नंबर अकेली यह वीडियो आपके पक्का करा देगी। जितने भी मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उन सभी मित्रों को बताना चाहूंगा यह पूरी वीडियो मैं आपको कराऊंगा अपने द्वारा बनाए गए नोट्स से। जी हाँ, नोट्स में कंप्लीट आपको थ्योरी मिल जाएगी, प्लस पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको यहां पर करा दूंगा। जितने भी मित्रों को हमारे ये नोट्स चाहिए, नोट्स की सहायता से आप लोग मात्र 5 से 6 दिनों के भीतर पूरा सिलेबस कंप्लीट एसएसटी का कर सकते हो। 60 नंबर की पूरी तैयारी बिल्कुल पेपर देने से पहले 5 से 6 दिन के पहले आप लोग कर सकते हैं। ये नोट्स आप लोग ले सकते हैं। नोट्स से आपका पेपर से पहले रिवीजन पूरा हो जाएगा और इन नोट्स में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आप सभी को मिल जाएगा, वो भी 2011 से 2026 के एग्जाम तक के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन ऐड इसमें किए गए हैं, थ्योरी अर्थात एनसीईआरटी नोट्स प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना। एक वीडियो मैं आपको कराता हूं, इस वीडियो को आप लोग पूरा आखिरी तक देख लेना, तब आपको पता चलेगा किस प्रकार से यहाँ पर आपको पढ़ाई करनी है, कैसे नोट्स को पढ़ना है। ठीक है ना, ताकि आपके 60 में से 50 नंबर पक्के हो सके, क्योंकि पेपर आपका यहीं से बनता है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे, दिए गए नंबर पर कॉल कर लो 9696400597। डायरेक्ट कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, नोट्स अभी आपको मिल जाएगा। ऑफर में नोट्स मैंने कर दिया, 299 में नोट्स मिल जाएगा। इसका प्राइस 399 है, मैंने 399 को रिमूव किया, 299 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी सब कुछ। आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो हड़प्पा की कहानी सबसे पहले यहां पर आपको सुना दूं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे इन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। इन शहरों का निर्माण लगभग आज से 4700 साल पहले हुआ था। यहाँ पर कहने का मतलब जो स्टोरी यहाँ पर बताई गई हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता को कैसे पता चला कि यह कोई सभ्यता है, क्योंकि 150 साल पहले पंजाब, जो कि आज का जो पाकिस्तान इलाका है, उसको पहले पंजाब के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो बीच में ही हड़प्पा का खंडहर मिल गया और अंग्रेज लोग यहाँ से कई ईंटों को मतलब कि लेके चले गए। इसी प्रकार से पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता वहाँ की नष्ट हो गई थी। ठीक, ये बात कब की है, इन शहरों का निर्माण कब हुआ था, 4700 वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हड़प्पा की विशेषता की मैं बात कर लूँ, नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मुख्य तौर पे 2 भागों में नगरों को विभाजित किया गया था। एक था दुर्ग, जो कि पश्चिम में बनाया गया था। एक था निचला शहर, जो कि पूर्वी दिशा में पड़ता था या पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग और निचला शहर से पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। दुर्ग को समझा देता हूं आपको। दुर्ग ऊंचाई पर बनाया गया था, पश्चिमी छोटा था, दोनों हिस्सों में लगाई गई ईंटें पकी थीं। दीवार बनने के लिए ईंट की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। निचले हिस्से में था निचला शहर और यह बड़ा था। ठीक, बड़ा था। समझे आप लोग, क्या समझे? दुर्ग कहां पर था? पश्चिम में था। निचला शहर पूर्वी में था और निचले हिस्से में यह शहर आपका था, इसलिए निचला शहर इसको बोलते हैं। और ये निचला शहर बड़ा था, दुर्ग आपका छोटा था। दुर्ग ऊंचाई पर बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपका नाम आ जाता है मोहनजोदाड़ो का। मोहनजोदड़ो खास तालाब बनाया गया था मोहनजोदड़ो में, जिसे पुरातत्वविद ने महान स्नानागार कहा। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त किया गया है, किस पुरा स्थल से मिला है। आपका उत्तर होगा
मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है महान स्नानागार। ठीक, बड़ा सा एक स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंटों तथा प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। उतरने के लिए सीढ़ियां थीं। तालाब में उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां भी बनाई गई थीं। चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। तालाब में कुएं से पानी भरा जाता था। और तालाब में पानी कहां से आता था? कुओं के माध्यम से तालाब में पानी भरा जाता था। तालाब शायद विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। और कोई पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन कि विशाल स्नानागार या जो महान स्नानागार है, इसका प्रयोग किस लिए लोग करते थे? तो प्रयोग किस लिए करते थे? कोई विशेष कार्यक्रम हो, कोई विशेष अवसर पर कोई आयोजन किया जाए तो एक साथ लोग उसमें नहा सकें, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, समझ गए। उसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, जैसे अग्निकुंड। अग्निकुंड मतलब कि जहां पर यज्ञ किया जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से अग्निकुंड मिले हैं जो यज्ञ के लिए होंगे। अग्निकुंड भी मिले हैं। ठीक, अग्निकुंड जिनको यज्ञ वेदिकाएं भी बोल सकते हैं, कालीबंगा से मिला है और लोथल से मिला है। आपको यह भी बता दूं, कालीबंगा है कहां पर? कालीबंगा है राजस्थान में। कहां पर? कालीबंगा है राजस्थान में। लोथल कहां पर है? लोथल है गुजरात में। लोथल कहां पर है? गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक, यहां से क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड के अवशेष या यज्ञ करने वाले स्थल यहीं पर देखे गए हैं। उसके बाद भंडार गृह को समझा देता हूं। भंडार गृह का मतलब क्या है? जहां पर अनाज या किसी भी प्रकार का कोई भंडार किया जाता हो, स्टोर किया जाती हो चीजें, उस वाले स्थान को भंडार गृह के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा भंडार गृह था, मोहनजोदड़ो भी था, लोथल से भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा भवन। अब हड़प्पा का भवन कैसा था? हड़प्पा के मकान कैसे थे? हड़प्पा के घर कैसे थे? एक या दो मंजिल के घर थे। हड़प्पा के भवन कैसे थे? एक मंजिल का हो या दो मंजिल का भी हो सकता है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे भी थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे भी थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कहने का मतलब है कि घर एक या दो मंजिल का था, घर के आंगन के चारों ओर कमरे भी थे, अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार यानी कि बाथरूम भी हुआ करता था, और कुछ घरों में कुएं के भी अवशेष मिले हैं। ये हड़प्पा की भवनों की विशेषता हैं। कथन और कारण वाले में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, उसके बाद देखो, हड़प्पा स्थल की नालें और सड़कें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हड़प्पा किस लिए फेमस है? वहां की सड़क व्यवस्था के लिए फेमस है, और नाली व्यवस्था के लिए फेमस है, जल निकास प्रणाली के लिए फेमस है। जल निकास प्रणाली के लिए आपका हड़प्पा सभ्यता फेमस है, जल निकास प्रणाली। ठीक, समझो। ढके हुए नाले से कुछ सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाले और सड़कें, ठीक, नाली से ढलान होती थी ताकि पानी बह जाए। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थीं। नालों के ढके होने के कारण जगह जगह मेन होल भी बनाए जाते थे, जिसके जरिए देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले, सड़कों का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। और किस पद्धति से किया गया था? यहाँ पर मिसिंग पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग लिख लेना या समझ लेना। ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति से घर को, नालों को, सड़कों को एक योजनाबद्ध तरीके से ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था। और मेन होल भी नालों में बनाए जाते थे। जैसे ये नाली है, यहाँ पर एक मेन होल बना दिया गया, ऊपर से ढक्कन इसका हटाया और नाली की यहाँ पर सफाई कर दी गई। ठीक है ना, कचरा वगैरह सब कुछ निकाल लिया गया। तो इस प्रकार के मेन होल भी बनाए जाते थे इस प्रकार के। ठीक, ये नाली है, यहाँ पर ये मेन होल है, यहाँ से कचरा निकाल लिया गया। तो मेन होल भी पेपर में बन सकता है क्वेश्चन, और इसे एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था योजनाबद्ध तरीके से। हड़प्पा के घरों का, नगरों का, सड़कों का, नालों का, सभी का डिजाइन किया गया था। तो मैंने आपको उसका नगर निर्माण योजना को समझा दी। अब मैं हड़प्पा नगरीय जीवन, आखिर लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा उनका जीवन था, किन जानवरों को पालते थे, अब उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। शासक हमेशा नगर की इमारत की योजना बनाने में जुटे रहते थे। हड़प्पा के जो शासक थे या कोई लोग थे, वो नगर योजना में ही जुटे रहते थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य चीज मंगवाते थे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि शासक लोगों को दूर देश में भेज देता था कि उस देश से पत्थर या बहुमूल्य धातु वगैरह ला करके आए। शासक अपने पास सोना चांदी रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे। लिपिक भी होते थे। कौन? हड़प्पा के नगरों में लिपिक भी हुआ करते थे जो मुहरों पर लिखने का काम किया करते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे।
देखो शिल्पकार ना, जो शिल्पकार जो चीजों को बनाते हैं, निर्माता हैं, कारीगर हैं, स्त्रियां भी थी और पुरुष भी थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर चीजें बनाते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद देखो, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने व चांदी जैसी धातुएं बनाई जाती थी और यही चीजें वहां पर मिली हैं। देखो शंख मिला है, तांबा मिला है, कांसा मिला है, सोना मिला है, चांदी मिला है, परंतु लोहे को याद रखना, लोहा नहीं पाया गया है हड़प्पा सभ्यता में। अगर पेपर में बहुत आपको कंफ्यूज करने के लिए लोहा ऑप्शन में डाल दिया जाता है कथन वाले में, तो आप समझ लेना लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है हड़प्पा काल में। गलत बिल्कुल भी मत करना, लोहा का प्रयोग हड़प्पा में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हड़प्पा काल में लोहे का प्रयोग और सभी का हुआ है, तांबे का हुआ है विशेषकर, और कांसे और सोने और चांदी का। ठीक। और तांबा याद रखना, ताम्रकाल भी इसको बोलते हैं, और हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हड़प्पा को जाना जाता है, कांसे के लिए। ठीक है ना। और देखो तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन भी बनाए जाते थे। सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके क्या होता है मालूम, माला टाइप का मनके, बांट जिस पर कोई सामान तौला जाता है, तराजू और बांट, फलक। ठीक। ये बनाए जाते थे, क्या बनाए जाते थे, मनके, बांट, फलक। हड़प्पा वासी पत्थर की मुहर बनाते थे, आयताकार थी पर जानवरों के भी पत्थर की मुहर पर चित्र मिलते हैं। किसके, जानवरों के, गैंडा के, वृषभ के या बैल के भी मिले हैं। काले रंग से डिजाइन किए गए मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, काले रंग के, ब्लैक कलर ऑफ डिजाइन पोट, बर्तन, काले रंग के बर्तन भी बनाए जाते थे। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लाइन को छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के एक ढक्कन तथा तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है कि 700 साल पहले मेहरगढ़ में क्या हुआ करती थी, कपास की खेती हुआ करती थी, और उसी दौरान मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। ठीक। पकी मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलियां भी बनाई जाती थी। तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। पकी मिट्टी, फ्यांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। कढ़ाईदार वस्त्र पहने मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक पुरोहित की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है ना। अभी मैंने जितना कराया उनका क्वेश्चन भी आपको करा दूं, फिर आगे मैं बात कर लेता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे, आप कहोगे बिल्कुल बनाते थे। पीले रंग से डिजाइन किए हुए पात्र बनाते थे, नहीं, मैंने अभी आपको ब्लैक रंग बताया, कौन सा, काला रंग बताया, ब्लैक, तो ये भी गलत हो जाएगा। लोहे से बनी तकलियां, लोहे का तो प्रयोग हड़प्पा काल में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सोना होता, चांदी होता, कांसा होता तो चल जाता, लोहा आपका यहाँ पर गलत हो ही जाएगा। सोने के बर्तन बनाए जाते थे, बात आपकी सही हो जाएगी, ए और डी, इसलिए यहाँ पर ए और डी क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, ये आप लोग समझ गए। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था अभी आपसे, ये वाले इस क्वेश्चन की मैं बात करने वाला था। निम्न शुरुआती नगरों में किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान से ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं, कहां से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, जस्ट अभी मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक, और ये भी मैंने बताया था आपको, नगर दुर्ग, अग्निकुंड, भंडार गृह, बंदरगाह। बंदरगाह आपको पता ही है, लोथल हो जाएगा, बंदरगाह का मिलान लोथल। लोथल कहां पर है, आप कहोगे गुजरात में है, लोथल कहां पर है, गुजरात में है लोथल। ठीक, डी का फर्स्ट हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था नगर दुर्ग, नगर दुर्ग क्या हो जाएगा, पहला जवाब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर और भी मिले हैं, जैसे हम भंडार गृह का मिलान हड़प्पा के साथ भी कर सकते हैं, और अग्निकुंड का मिलान हम दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो तालमेल यहाँ पर बैठेगा नहीं, एक से अधिक स्थान आपके हो सकते हैं सही, वो मैंने आपको बताया है और अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, यहाँ पर इस प्रकार से मिलान आपका हो जाएगा। उसके बाद मैंने मुहरों पर बात की, हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर की मुहरें बनाया करते थे, करेक्ट। मुहर सामान्यतः गोलाकार नहीं, गोलाकार नहीं, आयताकार, मैंने आपको बताया आयताकार, कैसी,
आयताकार हुआ करती थी, गलत हो जाएगा। मुहर में एक जानवर की आकृति गड़ी होती थी, जानवर में बैल वृषभ जैसी आकृति थी। ए और सी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लो। देखो, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में, लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मिलान वाले क्वेश्चन में अग्निकुंड वाला कहाँ चला गया, यहाँ पर था। जैसे आप कहोगे कि अग्निकुंड का मिलान सर आपने लोथल के साथ क्यों नहीं किया, हो जाएगा, उसके साथ भी मिलान यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसका मिलान यहाँ पर कर देंगे, इस ऑप्शन के साथ यहाँ पर कर देंगे, तो ये सटीक नहीं बैठेगा। क्योंकि सभी को पता है कि लोथल आपका बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। देखो, बंदरगाह का मिलान लोथल के साथ हो जाएगा और अग्निकुंड का भी मिलान लोथल के साथ हो जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन मुख्य तौर पे सभी लोग जानते हैं बंदरगाह किसको बोलते हैं, लोथल को ही बोलते हैं। ठीक, समझे आप लोग। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं राजधानी लिख दूं। जैसे राजधानी का मिलान करना, एक तरफ लिखा है कि भारत की राजधानी, ठीक, और यहाँ पर लिखा है दिल्ली, तो भारत की राजधानी का मिलान आपको दिल्ली के साथ करना पड़ेगा। चाहे भारत की जगह यहाँ पर दूसरा मिलान और कुछ दिया गया हो, लेकिन भारत का मिलान उसके साथ भी हो सकता है, लेकिन राजधानी वाला मिलान आप दिल्ली के साथ ही करोगे। इस प्रकार का आप लोग समझ सकते हो। ठीक, तो कंफ्यूज में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, ये मैं बता रहा था आपको। लोथल में अग्निकुंड मिले जहां यज्ञ किए जाते होंगे, करेक्ट। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, करेक्ट, दोनों सही हैं। और कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा है आपके राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में है। लोथल कहाँ पर है, लोथल है गुजरात में, गुजरात में। ठीक, और देखो कालीबंगा में हल्के खिलौना भी मिले, हल्के खिलौना भी मिले हैं। अभी आगे मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। खिलौना भी मिले हैं, जुते हुए खेत भी यहीं से प्राप्त किए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं अभी बात कर लूँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने को हैं। ठीक, यहां पर मैं था। हड़प्पा वासी कई चीजें बाहर से मंगवाते थे, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, ये बाहर से मंगवाते थे। तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कहां से, ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। पेपर में पिछली बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित थे। अब आप कहोगे कांसा से परिचित थे या तांबे से परिचित थे, ये भी कंफ्यूजन टीचरों में भी बना रहा, उन्होंने भी गलत बताया था। ठीक, तो देखो एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, कांसा बनाया करते थे। हड़प्पा के लोग क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। कांसा बनाने का ज्ञान उनको पहले से था, तांबा नहीं बनाते थे, ना ही टिन बनाते थे। देखो, कांसा बनाने के लिए दो धातुएं चाहिए, एक तो चाहिए उनको तांबा चाहिए, तांबा चाहिए, ठीक, और उसके साथ क्या चाहिए, उसके साथ चाहिए टिन। तांबा और टिन दोनों मिलकर क्या बनेंगे, कांसा का निर्माण करेंगे। ठीक, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तांबा और प्लस टिन मिलकर कांसे का निर्माण करेंगे। तो वो किस धातु से परिचित थे बताओ, तो वो किस धातु से परिचित थे, कांसे से परिचित थे या तांबे से परिचित थे। आपका यहां पर जवाब हो जाएगा, क्या जवाब हो जाएगा, तांबा यहां पर जवाब हो जाएगा। क्योंकि तांबे से वो परिचित थे, तांबा से टिन मिलाते थे, फिर वो कांसे का निर्माण करते थे, तो तांबा पहले आएगा ना, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, तांबा यहां पर जवाब हो जाएगा, ना कि कांसा जवाब हो जाएगा। समझो इसको, ठीक, समझ गए, क्या जवाब हुआ, तांबा जवाब हुआ। ईरान अफगानिस्तान से आयात करते थे। सोने का आयात कर्नाटक से होता था। सोने का आयात कहां से, कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहां से होता था, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। ठीक, उसके बाद समझो हड़प्पा के लिए भोजन, हड़प्पा के लिए भोजन, गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे। हल्के खिलौना भी मिले हैं, हल्के खिलौना भी मिले हैं। कहां से मिले हैं हल्के खिलौना, हल्के खिलौना कहां से मिले हैं, यहां पर सवाल उठता है। मैं आपको बता दूं, आपकी किताब में कुछ चीजें मिसिंग हैं, ठीक है ना, वो मैं अलग से एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा, तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहती है। हल्के खिलौना कहां से मिले हैं, और जुते हुए खेत भी पूछ सकता है, जुते खेत कहां से मिले हैं, तो आप एक ही जवाब करना। वो जवाब राजस्थान का एक स्थल है, कौन सा स्थल है, कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में है। यहां पर क्या मिला है, खेत, जुते हुए खेत मिले हैं। उसके बाद कम बारिश वाले क्षेत्र में पानी संचय करके सिंचाई की जाती थी। जहां पर कम बारिश हुआ करती थी ऐसे क्षेत्र में वहां पर सिंचाई की जाती थी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। शिकार भी लोग किया करते थे। अब मैं एक पूरा स्थल की बात करूं, धौलावीरा। धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के इलाके में खदिर
बेत के किनारे जमीन उपजाऊ है। तो धौलावीरा कैसा एक उपजाऊ क्षेत्र है। धौलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से में पत्थर की दीवारें बनाई गई थी। बड़े बड़े प्रवास द्वार थे, बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ये धौलावीरा की मैं बात कर रहा हूँ, 3 भाग में डिवाइड। पेपर में बन सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन नगर जो 3 पार्ट में डिवाइड है। उत्तर आपका होगा धौलावीरा, जो कि 3 भागों में बटा है। पत्थर की दीवारें इसकी बनाई गई हैं, बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं। इस नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। बड़े बड़े अक्षर पत्थर पर खुदे पाए गए जो लकड़ी में जुड़ा गया था है ना। यह अनोखा अवशेष था। तो एक अवशेष भी धौलावीरा से पाया गया है जो कि लकड़ी का अवशेष है। लकड़ी का अवशेष है और बड़े बड़े अक्षर पर पत्थर पर खुदे गए हैं। ठीक, जो लकड़ी में जुड़ा पाया गया है, मिला पाया गया लकड़ी के साथ, अनोखा अवशेष। अब उसके बाद गुजरात का लोथल, मैंने बताया आपको बंदरगाह है लोथल। साबरमती की उपनदी भोगवा के किनारे लोथल बसा है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे लोथल है। लोथल को हड़प्पा का बंदरगाह भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोथल को हड़प्पा का बंदरगाह भी बोला जाता है। लोथल से कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का केंद्र था। तो पत्थर, धातु, शंख का केंद्र कौन था? लोथल था। इस नगर में भंडार गृह भी था। अब भंडार गृह भी लोथल में भी मिला है, ये भी आप जान सकते हो। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिली है। मुहरबंदी भी मिली है, मुद्रांकन भी मिला है और मुहरें भी मिली हैं। एक इमारत मिली जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। इसके उपकरण व मनके भी मिले हैं। ठीक, लोथल से मनके बनाने वाले उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से मिले हैं। कहां से? लोथल से मिले हैं मनके बनाने वाले उपकरण। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। आखिर हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो गया? इतनी विकसित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? 3900 साल पहले अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। क्या कारण रहा होगा? तो मैं कारण पर बात कर लूं। पहला कारण जंगलों का विनाश। ईंट पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी। ईंधन के लिए लकड़ी को जलाया जाता था। लकड़ी जैसे जैसे जलाई जाएगी तो जंगल का विनाश होना निश्चित है। ये कारण इतिहासकार के द्वारा बताया गया। मवेशी द्वारा घास वाले मैदान समाप्त हो गए। मवेशी ने घास पूरी की पूरी समाप्त कर दी, चर ली, तो जंगल का विनाश हो गया। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो, ऐसा भी कारण बताया गया है। कुछ का कहना है कि नदियां सूख गईं। कुछ का कहना है नदियां सूख गईं, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन नोट डाउन करो, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में कंफ्यूज करता है यहाँ से क्वेश्चन। जैसे इतिहासकार कहते हैं कि नदियां सूख गई इसलिए हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। जैसे मान लो नदी सूख गई, चलो ये तो माना ही जाता है नदी सूख गई। ठीक, नदी सूखना आपका माना ही जाता है। और बाढ़ आ गई, क्या बाढ़ से पूरा क्षेत्र नष्ट हो जाएगा? ये कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। मतलब कि इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है। अब देखो जो अभी मैं बता रहा था, 3900 वर्ष पहले आरंभिक नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो कई कारणों की समाप्ति के कगार पे आने लगे। निम्नलिखित में से कौन से उन कारणों में से नहीं है? नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए। नदियां सूखने का भी कारण बताया गया है। जंगलों का विनाश, बाढ़, ये भी कारण बताया गया। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह समाप्त कर ली, मैदान ये खत्म हो गए, ये भी बताया गया है। लेकिन नगरों के बीच आपसी लड़ाई, प्रतिद्वंदिता को नहीं बताया गया है। ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं वाला आपको बताना है, दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, अब देखो किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव में दफनाया जाता था। इनाम गांव को मैं मतलब कि एक दूसरा चैप्टर है उसमें आपको बता दूंगा। ठीक, जो कि हड़प्पा कालीन स्थल ही है इनाम गांव, मैंने इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? गुजरात में सबसे ज्यादा संख्या में मिले हैं। आजाद हिंदुस्तान में भी आप लोग कह सकते हो सर्वाधिक स्थान कहाँ पर है? गुजरात में ही स्थान है। लोथल पूछा जाता पेपर में, जो कि बंदरगाह भी है, कहाँ पर है? तो आपके गुजरात में है लोथल। धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा, धौलावीरा मैं आपको अभी बताया था। धौलावीरा भी आपका कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में ही हो जाएगा। हरियाणा में क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? आपकी हरियाणा में हो जाएगी। ठीक,
समझ गए? ये तो करा ही दिया मैंने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आता था पेपर में कि निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर उत्तर की ओर उनका सिर होता था। तो इनाम गांव की यहाँ पर ये बात है। इनाम गांव में आपको बताऊंगा, ठीक। ये हल खिलौना मैंने आपको बता दिया। हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था, क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं? तो खिलौना हल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। और मैंने आपको करा ही दिए क्वेश्चन, ठीक। एक और क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, यह भी कारण है। जंगलों का विनाश हो गया, कारण है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, पूरे क्षेत्र में नहीं, कुछ कुछ इलाके में, कुछ इलाकों की बात की गई, पूरा क्षेत्र में नहीं। संभवतः नदियां सूख गईं, ये हो सकता है, ठीक। सी वाला स्पष्ट नहीं है, संदिग्ध है। ए बी डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ए बी डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक नगर वाला चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा वेद के बारे में। वेद कितने हैं? वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक। तो इनसे भी पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पुराना वेद देखो, ऋग्वेद कैसा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले की गई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में ये वेद लिखे गए हैं। 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 3 देवता? एक तो है अग्नि, जो आग के देवता माने जाते हैं। दूसरा है इंद्र, युद्ध के देवता या वर्षा का देवता भी कहा जाता है। सोम एक देवता है, जो कि एक पौधा हम कहेंगे, ठीक। एक पौधा जिससे खास पेय पदार्थ बनाया जाता है, ठीक। सोम, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने आपको अभी तक 4 वेद बता दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। उसके बाद मैंने आपको बताया ऋग्वेद के बारे में। सबसे पुराना है, 3500 साल पहले रचना हुई, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक। उसके बाद मैंने 3 देवता आपको बता दिए, अग्नि, इंद्र, सोम। सोम अलग है, जो कि एक पौधा है, सोम, ठीक। अब देखो यहां पर नोट में मैंने लिखा है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? और कई लोग कहते हैं वेद तो भगवान ने डायरेक्ट लिखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वेद की रचना हम जैसे ऋषियों ने ही की थी, ठीक। अधिकांश सीखने और सिखाने वाले सूक्तों के रचयिता पुरुष थे, मतलब कि ज्यादातर रचनाएं जो की गई थी वो पुरुषों के द्वारा की गई थी। कुछ रचनाएं महिलाओं ने भी की थी, कुछ की थी, याद रखना। अधिकतर किसने की थी? अधिकतर सूक्तों की रचना पुरुष ने की थी, बाकी कुछ रचनाएं महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा कैसी है? प्राक संस्कृत है ऋग्वेद की भाषा। कैसी भाषा में है ऋग्वेद? संस्कृत में है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु नदियों का जिक्र है। गंगा तथा यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है। गंगा नदी और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? एक बार मात्र, ओनली 1 टाइम गंगा एंड यमुना का उल्लेख आया है। समझे इतना? उसके बाद यहाँ पर कुछ भाषाओं को समझ लेना उपयोगी है। भारोपीय भाषा परिवार संस्कृत, द्रविड़ भाषा परिवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ का हिस्सा है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, झारखंड, मध्य भारत की कई भाषाएं आती हैं इसमें। उसके बाद एक पॉइंट है, ऋग्वेद की एक पांडुलिपि जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी, कहां पर मिली है? कश्मीर में पाई गई है। एक भुर्ज वृक्ष पर ऋग्वेद की एक लिपि, पांडुलिपि, ठीक। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, पुत्रों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में मवेशियों अर्थात जानवरों को पाने के लिए, बच्चों या पुत्र प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रार्थनाओं का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद ही मैं आपको बता रहा हूं उतनी देर से। अब देखो ऋग्वेद में लड़ाइयां भी हुआ करती थी। ऋग्वैदिक काल में लोग लड़ाइयां भी करते थे, मवेशी जीतने के लिए लड़ाइयां करते थे। जो होते थे ना लड़ने वाले व्यक्ति, वो जानवर की हारा जीती भी हो जाती थी, जानवर भी हारे जीते जाते थे उस दौरान मवेशी जीतने के लिए। जमीन के लिए भी लड़ाइयां होती थी, चरागाह के लिए भी लड़ाइयां होती थी, फसल उगाने के लिए भी लड़ाइयां हुआ करती थी, पानी के स्रोत पाने के लिए लड़ाइयां हुआ करती थी, लोगों को बंदी गुलाम बनाने के लिए भी लड़ाइयां हुआ करती थी, ठीक। पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऋग्वेद काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी, है ना, कोई स्थायी सेना नहीं थी। ऐसे लोगों को सरदार चुना जाता था जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। अगर मान लो लोगों में कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, शरीर से बलिष्ठ है ना, बहादुर है, कुशल योद्धा है, तो उसको सरदार बना दिया जाता था। इतना था। कोई स्थायी सेना नहीं थी, कोई शासक नहीं था, कोई राजा नहीं था, सब एक जैसे थे, लड़ाइयां लड़ते रहते थे। अब उसके बाद ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण भी होने लगा।
लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर किया जाता था। देखो जाति वाति कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, समझो। जो आज हम लोग जाति विवाद कर रहे हैं वो बिना फालतू का कर रहे हैं। देखो ऋग्वेद काल में क्या है, काम के आधार पर बांटा गया था, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर। काम के आधार पर आपको मालूम है ब्राह्मण जो यज्ञ अनुष्ठान करते थे, दूसरे लोग थे राजा। अब देखो वैदिक राजा को समझो, क्या ऋग्वेद काल में राजा हुआ करता था? ना तो राजमहल थे राजाओं के पास, ना ही इनके पास राजधानियां थी, ठीक, ना तो इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। राजा की मौत के बाद उसका पुत्र अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, कोई भी बन सकता था। तो ये ऋग्वैदिक राजा के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी है। यहां से पेपर में कथन और कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट। क्या मैंने आपको बताया, ऋग्वैदिक कालीन जो राजा होते थे न उसके पास राजमहल होता था, न ही उनके पास राजधानियां होती थी, ना ही वो उनके पास सेना थी, ना ही कर वसूला करते थे। राजा की मौत के बाद उसका पुत्र बन भी सकता था और नहीं भी बन सकता था, ठीक। अब जनविस पर आ जाते हैं। जनविस जनता या समुदाय के लिए इस्तेमाल होता था एक शब्द जिसको जनविस। ऋग्वेद में विस और जनों के नाम से मिलते हैं, जैसे पुरुष जन या विस, भरत जन या भरत विस, यदुजन जैसे नाम उल्लेख में मिलते हैं जनविसों के। अब आगे बात करूं मैं, नोट डाउन में मैंने क्या लिखा है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ऋग्वेद बताया, उसके बाद इसको समझ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे खुद को आर्य कहते थे। ऋग्वेद की जिन लोगों ने रचनाएं की थी उनको आर्य कहते थे। इतिहासकार क्या कहते हैं, आर्य बोलते थे इन लोगों को, जिन लोगों ने रचनाएं की थी। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। आर्यों के जो विरोधी लोग थे उनको दास या दस्यु का मतलब है गुलाम। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, भाषा दूसरी बोलते थे। दस्यु का अर्थ गुलाम होता है जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। क्या समझे आप लोग? आप लोग यहां पर समझे कि ऋग्वेद काल में जितनी भी प्रार्थनाएं हुआ करती थी, प्रार्थनाओं की जो रचना हुआ करती थी, उन लोगों को आर्य बोला जाता था। आर्य के ठीक विपरीत इनके विरोधी थे दास या दस्यु, जिसका अर्थ होता है गुलाम। दस्यु वही लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, भाषाएं दूसरी बोलते थे, आर्यों की तुलना में ही भाषा दूसरी बोलते थे, यज्ञ भी नहीं करते थे। दस्यु का अर्थ होता है गुलाम, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। समझे ना? इतना समझा दिया। अब मैं क्वेश्चन पे बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद तमाम जानकारी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, सीटेट जुलाई 2013 में आया है। ऋग्वेद काल में 3 देवता खासकर कौन थे? मैंने क्या आपको बताया? मैंने आपको बताया अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग का, इंद्र वर्षा या युद्ध का देवता, सोम एक प्रकार का पौधा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत में हुई है, प्राक संस्कृत जिसको बोलते हैं, संस्कृत। 2014 में यह क्वेश्चन आया। फिर मैंने उसके बाद आपको बताने का प्रयास किया पुरु, यदु, भरत वेदों का उल्लेख है जन, जन या विष। ये जन या विष में आते हैं, जैसे भरत जन, यदु जन, पुरु जन, ठीक है ना। संस्कृत भाषा यहां पर हो जाएगा। अब ऋग्वेद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में ही आपको एक ऋग्वेद के बारे में बताया था। ऋग्वेद के विषय में कथन दिए गए 3 कथन 2016 में पेपर में क्वेश्चन आया है, और अधिकतर वर्तमान में ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, यही तरीका है। देखो 3500 वर्ष पहले लिखा गया, करेक्ट? क्या करेक्ट हो जाएगा? इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। सबसे पहले समझो, क्या समझोगे आप लोग? इसकी रचना प्राकृत में हुई थी, ये तो गलत है। आपको मैंने बताया संस्कृत में हुई थी। किसमें? संस्कृत में हुई थी, पहली बात। तो बी कहां पर है? बी तो आपका गलत हुआ ना। बी कैसा हुआ? गलत। देखो यहां पर लिखा ए और बी गलत, सी गलत है ही नहीं, सी गलत है ही नहीं, ना ही ए गलत है, ठीक। तो आपके सामने जवाब पहला वाला सामने निकल कर आ जाएगा। सी सही है और ए बी गलत है। ए बी गलत है, ए गलत है और बी गलत है। बी मैंने आपको बता दिया, ये संस्कृत यहां पर होगा। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, केवल सी सही है। और इसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व में लिखा गया था। कोई क्लियर नहीं है, ये लगभग में है, इसलिए भी गलत है। लगभग, कोई निश्चित नहीं है कि लिखा ही गया हो, आगे पीछे भी टाइम हो सकता है, ठीक। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन प्राकृत तो होगा ही नहीं। बी आपका सही होगा ही नहीं। यहां पर बी सही लिखा है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। यहां पर बी गलत है, यहां पर बी सही की बात की गई है, ठीक। यहां पर गलत की बात कही गई, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। ये 3 आपके यहां से हटेंगे, इसलिए सामने निकल कर आ जाएगा। मैंने आपको समझाया भी है। देखो
यहाँ पर मैंने स्पष्ट भी किया है, लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसकी रचना का वर्ष ठीक से ज्ञात नहीं है और इसलिए इसकी गणना लगभग के रूप में की गई थी। ऋग्वेद की रचना संस्कृत में की गई है। ठीक, समझ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया ऋग्वेद में गंगा यमुना का मात्र एक बार ही नाम उल्लेख आता है, मात्र ओनली फर्स्ट टाइम, वन टाइम आता है, एक टाइम। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ऋग्वेद काल के बारे में भी अच्छे ढंग से बताया। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, है ना। कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं ने भी की थी, अधिकतर पुरुषों ने की थी। ठीक, दास और दस्यु यज्ञ करते थे। कि दास गुलाम लोग यज्ञ करते थे, मैंने बताया नहीं करते थे, ये तो गलत है आपका, नहीं करते थे। ये गुलाम थे, बंदी थे, आर्यों के विरोधी थे। राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। मैंने आपको बताया है कि राजाओं के पास राज्य नहीं थे, राजधानी नहीं थी, महलें नहीं थी, ये कुछ भी नहीं थी, ना ही उनके पास सेना थी। ये बात सही है, तो ए बी डी सही हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा। सी गलत है ये आपका, ये भी कथन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये देख लो ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये सबसे पुराना है ऋग्वेद, करेक्ट। इसमें 1000 से अधिक भजन या सूक्त शामिल है, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया, जिसको बोलते हैं सूक्त। तो दोनों बातें कैसी हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। नए मित्र ने आज तक वीडियो देख लिया है तो आप लोग इन नोट्स को ले सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर। ठीक, जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया या बताया या समझाया, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब देखो महापाषाण की बात कर लेता हूं। यहां पर महापाषाण का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण जमीन के ऊपर व भीतर होते हैं। महापाषाण कब्रों के साथ समानताएं थी। मृतकों को बर्तनों के साथ, औजारों के साथ, हथियारों के साथ, घोड़े के कंकाल के साथ, सोने के साथ, सोने के गहनों के साथ दफनाया जाता था। तो महापाषाण कब्र में बहुत सी समानताएं थी। मृतकों को बर्तन, औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सोने के गहनों के साथ में दफनाया जाता था। 3000 साल पहले का सिलसिला शुरू हुआ था। ठीक, उसके बाद ब्रह्मगिरी की कब्र कहां पर है, ये ब्रह्मगिरी स्थान कहां पर, सबसे पहले समझो कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी। कब्र की बात करूं, कब्र में क्या मिला, 33 सोने के सिक्के मिले ब्रह्मगिरी की कब्र में, और पंख भी पाए गए। दूसरी कब्र के साथ मिट्टी के बर्तन मिले। इससे पता चलता है कि सामाजिक स्थिति में भिन्नता थी। कोई अमीर था या कोई गरीब था। कैसे, मैंने यहां पर कह दिया कोई अमीर था कोई गरीब था, समझो। ब्रह्मगिरी एक स्थान है आपके कर्नाटक में, वहां पर कब्र मिली है। एक कब्र के साथ 33 सोने के सिक्के मिल गए और दूसरी कब्र के साथ मिट्टी के बर्तन। तो सामाजिक अंतर हुआ ना। जो अमीर व्यक्ति होगा, जिसके पास ज्यादा धन होगा, तो वो जब मरेगा तो उसके साथ सोने के सिक्के दफनाए गए। जो बेचारा गरीब होगा, है ना, गरीब होगा ना, उसके साथ मिट्टी के बर्तन ही दफनाए गए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि सामाजिक भिन्नता थी उस दौरान। क्या थी, महापाषाण काल के दौरान सामाजिक स्थिति में भिन्नता थी। गरीब था कोई अमीर था, इससे ये पता चलता है, क्योंकि दफनाने से ही पता चल जाता है कोई अमीर है कोई गरीब है। अब मैं बात कर रहा था इससे पहले कि मैं इनाम गांव को आपको बता रहा था, उत्तर की ओर सिर करके लोगों को दफनाया जाता था। अब इनाम गांव को समझ लो। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे के पास भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। भीमा की सहायक नदी है घोड़ के किनारे, यह इनाम गांव बसा हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कब, 3600 साल से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां वयस्कों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन, पेपर में बार बार पूछा गया क्वेश्चन कि वयस्कों को गड्ढे में सीधा लिटा करके उत्तर की ओर सिर करके उनको दफनाया जाता था इनाम गांव में। कहां पर, इनाम गांव की मैं बात बता रहा हूं आपको, इनाम गांव। ठीक, कई बार घर के अंदर भी दफनाया गया। एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में एक बड़े संदूक में भी दफनाया गया। पेपर में कल को पूछ ले कि संदूक में किस स्थान पर दफनाया गया, तब जवाब आपका होगा इनाम गांव। उसके बाद समझो इनाम गांव के लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर के बीज मिले हैं। जानवर की हड्डियां मिली, जो जानवर को खाते थे। गाय, बैल, भैंस, सुअर, कछुआ, केकड़ा, मछली, खरहा, नेवला, चिड़िया आदि को खाया करते थे। बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रस भरियां एकत्रित भी की जाती थी। बेर, ठीक। उसके बाद इनाम गांव मैंने यहां पर खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया, इनाम गांव खत्म कर दिया। अब इनाम गांव वाला क्वेश्चन अगर यहां पर होगा तो मैं उसको करा देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले महापाषाण को मैंने आपको बताया, यही क्वेश्चन सिमटा देता हूं। महापाषाणों के विषय में बताओ,
इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वही मैं कब्र वगैरह आपको बता ही रहा हूँ ना। उसके बाद देखो, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव। इनाम गांव 2013 में यह क्वेश्चन आया। उसके बाद मैंने आपको बताया था वो बुर्च या छाल कहाँ पाएगी जो ऋग्वैदिक कालीन की सूक्त, ऋग्वैदिक प्रार्थना या सूक्त जिस पर लिखी गई, तो यह कश्मीर में पाएगी। कहाँ पर? कश्मीर में पाएगी, मैंने आपको बता दिया था ऊपर की तरफ। एक और क्वेश्चन है महापाषाण काल से रिलेटेड। महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए? जमीन के अधिपात्य नहीं, कब्रगाहों या शमशान के लिए। फोर्थ विकल्प यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। निम्नलिखित आरंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अभी मैं यही सब कुछ आपको बता रहा था इस वाले टॉपिक में। वेदों की रचना नंबर 1 पे आपकी हो जाएगी ए, सही है, क्रम से लगाए। फिर पाषाण काल, सही है। उसके बाद इनाम गांव, फिर उसके बाद चरक वैद आए। अभी चरक को मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो अब मैं चरक को ही आपको बताना चाहूंगा। चरक वैद का नाम है, ठीक। यहां पर आ गए चरक। तो पेपर में क्या होता है कि सीक्वेंस से भी पूछ लेता है। एक चैप्टर में टॉपिक पहला, दूसरा, तीसरा, इनको सीक्वेंस में लगाओ, ये भी पूछा जाता है पेपर में। चरक कौन थे? चरक वैद्य थे, 2000 साल पहले हुए। चरक संहिता किताब लिखी, मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई, परंतु आधुनिक समय में 206 हड्डी होती हैं। संभवतः चरक ने दांत की हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई। उन्होंने सब कुछ जोड़ करके बता दिया, दांतों को, पूरे शरीर को, इसलिए 360 हड्डियां उनके अकॉर्डिंग हुई। लेकिन आधुनिक समय में विज्ञान कहता है 206 हड्डियां हैं, ठीक। उसके बाद कंकालों का अध्ययन। अब इतिहासकार जो होते ना, वो कैसे पता करें कि ये स्त्री का कंकाल है या बच्चे का कंकाल है या है पुरुष का कंकाल है? इतिहासकार कैसे पता करते हैं कि महिला का कंकाल मिला है खोदने पर, बच्चे का है या पुरुष का है? कैसे पता करते हैं? समझो इसको, बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए, क्योंकि पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कंकालों का अध्ययन से। छोटे आकार के कंकाल कैसे पता करेंगे? बच्चे या बच्ची का कंकाल के लिए बीच का कोई फर्क नहीं होता है। इसमें इतिहासकार पता नहीं कर पाएगा कि ये छोटी बच्ची का कंकाल है या छोटे बच्चे का कंकाल है, तो इसमें मतभेद रहेगा ही रहेगा, ठीक। पहली बात क्लियर। उसके बाद देखो यहां पर कैसे पता करें कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है? कंकाल के साथ आभूषण, गहने भी दफनाए जाते थे। गहने आभूषण वाले कंकाल को महिला का कंकाल मान लिया था, लेकिन समस्या थी कि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, दफनाए जाते थे पुरुषों के साथ भी गहने, ठीक, आभूषण भी। तो इसलिए यहां पर मतभेद हो जाता था कि गहना तो पुरुष भी पहनते हैं, महिला भी पहनती है, तो इतिहासकार के सामने समस्या होगी, नहीं पता कर पाए। फिर एक तीसरा तरीका जो कि उपयुक्त है, जो पेपर में बनता है, हड्डियों की जांच। हड्डियों, कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका हड्डी की जांच। काहे की जांच? हड्डियों की जांच। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा हो जाता है। कटी प्रदेश या कूल्हा का यहां पर मतलब है उनका जो कमर का क्षेत्र है ना, ठीक, ठीक है ना, वो वाला पुरुषों से ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, इसलिए इतिहासकार पता कर पाते हैं कि यह कंकाल महिला का है या पुरुष का है। तभी पता चलेगा जब वह स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया हो, वैसे तो पता नहीं चलेगा फिर तो, ठीक है ना। अब कंकाल भी मैंने आपको करा दिया। अब कंकाल वाले क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं आपको कराने के लिए। ये मिल गया क्वेश्चन मेरे को, देख लो यहां पर। एक महापाषाण समाधान में 2 कंकाल के अवशेष थे। दोनों कंकालों में से महिला के कंकाल का पता लगाने के लिए एक उपयुक्त विधि क्या होगी? एक उपयुक्त विधि होगी हड्डियों की जांच। हड्डियों की संरचना या जांच हो जाएगी। कंकालों के आभूषण तो स्त्री पुरुष यहाँ पर मतभेद करेगा, समस्या। कंकालों के आकार से भी नहीं पता चलेगा, कंकालों के साथ पाए गए भोजन पकाने के बर्तन से भी नहीं कुछ पता चलेगा, पहला सही हो जाएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, देखो। पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें मत विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा है मैंने किया हड्डियों की संरचना, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी महिला को दर्शाती, बड़े कूल्हे की हड्डी एक औरत को दर्शाती है, ठीक। तो यह टॉपिक भी यहीं पर हो जाता है समाप्त। यहां पर चैप्टर 5 है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। इस वाले टॉपिक से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नोट्स के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी यहां पर सोल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको बताऊंगा जनपद, क्योंकि महाजनपद नाम से ही टॉपिक को बोला जा सकता है। सबसे पहले जनपद को समझो, क्या है जनपद? जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जन प्लस पद, पद का मतलब होता है पैर। जहां पर जन अपना पैर रख देता है वहीं पर बस जाता है, उसी को बोलते हैं जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह, लोगों के बसने की जगह।
पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ी में रहते थे, जानवर पालते थे, फसलें उगाते थे। तो इन जनपदों की खुदाई भी इतिहासकारों ने की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा एटा के पास में है, ठीक है ना। तो खुदाई से क्या पता चला? खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, फसल जानवर सब कुछ पालते थे। खत्म। अब उसके बाद महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी भी हुआ करती थी। महाजनपदों की एक राजधानी भी हुआ करती थी। कई राजधानी की किलेबंदी की गई थी, अर्थात चारों तरफ से पत्थर, ईंट, लकड़ी की ऊंची दीवारें भी बनाई गई थी किलेबंद बसाव के लिए, है ना। किले मतलब कि राजधानी को घेरने के लिए किले भी बनाए गए थे। किले बनाने में पत्थर, ईंट, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। अब मैं आपको बताऊं ये किलेबंदी क्यों करवाते थे महाजनपद के काल के राजा? क्या ये राजा भगोड़े थे या डरपोक थे, क्या थे? तो किलेबंदी के कारण थे अन्य राजाओं के आक्रमण का डर था, अर्थात भगोड़े थे, डरपोक राजा थे, ठीक, आक्रमण से डर जाते थे, इसलिए किलेबंदी किया करते थे। बहुत बहुत ऊंची शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी किया करते थे, मतलब कि अपना वैभव दिखाने के लिए, अपना अहंकार दिखाने के लिए कि हाँ मैं इतना हूं शक्तिशाली, मेरे पास इतना है धन, ये सब कुछ देखो, मेरे किले से देखो मेरा किला कितना ऊंचा है। तो ये सब कुछ दिखाना चाहते थे, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। किले के अंदर लोगों का क्षेत्र का नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी किलेबंदी की जाती थी। अब राजा सेना रखने लगे। देखो मैंने इससे पहले आपको बताया था, क्या बताया था? ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के लोग जो थे वो कोई सेना नहीं रखते थे, कोई राजा हुआ नहीं करता था। लेकिन महाजनपद काल के दौरान, महाजनपद की मैं बात कर रहा हूं, इसमें क्या बात कर रहा हूं यहां पर लिख दूं, भूल जाओगे आप लोग। महाजनपद की ही मैं बात करूंगा, जितनी करूंगा टोटल, ठीक। तो महाजनपद के राजा सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन भी दिया जाने लगा, ठीक। उसके बाद कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में भी होने लगा। आहत सिक्के भी विनिमय का साधन उस दौरान बन गए। महाजनपद का कर बहुत पेपर में पूछा जाता है, इसको भी समझा देता हूं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। महाजनपद काल के दौरान कर भी लागू कर दिया गया। महाजनपद के राजा किले बनवाते थे, सेना रखते थे, इसलिए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो महाजनपद के जो राजा थे वो नियमित कर वसूलने लगे। कैसा? नियमित कर वसूलने लगे थे, ठीक। जो टैक्स कर वसूला जाता था, फसलों पर भी कर वसूलने लगे ये राजा। कारीगर या शिल्पकार पर भी कर वसूलने लगे। पशुओं को पालने वाले पशुपालक पर या उनके जानवर के उत्पाद के रूप में, जानवर का उत्पाद क्या होता है? दूध है, दही है, मक्खन है, उस रूप में भी ये कर वसूलने लगे। व्यापारियों से भी कर वसूला जाने लगा। आखेटक व खाद्य संग्राहक जो फल फूल या शिकार किया करते थे उनको भी कर देना पड़ता था। ये था महाजनपद काल का कर, सभी को देना पड़ता था। अभी कर मैंने आपको बताया, कर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी कराता हूं, देखो फिर उसके बाद करूं। पहले किलेबंदी को ही खत्म करूं। ज्यादातर महाजनपदों की किलेबंदी थी, क्यों थी? ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे? नहीं, इनके आसपास लकड़ी, ईंट, पत्थर की उपलब्धि थी। वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों का आक्रमण का भय था, वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये सबसे उपयुक्त है डी विकल्प, ठीक, क्योंकि वो डरते बहुत थे। और उसके बाद यहां पर है किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? कर मैंने अभी बताया आपको। तो ये महाजनपद काल के दौरान कर प्रथा का बहुत महत्व था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, कथन और कारण वाला, मैं आपको बता रहा था 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बिल्कुल करेक्ट। सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई, सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली, कर व्यवस्था भी लागू की गई। दोनों सही हो जाएंगे ना सही? बिल्कुल हो जाएंगे सही। अब मैंने कर वाला आपको बताया था क्वेश्चन, यहां पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में नहीं है? आखेटक, संग्राहक, जंगल, ये वसूला जाता था कर। व्यापारी से भी कर वसूला जाता था। चरवाहों या जानवरों के उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था, लेकिन आधा हिस्सा निर्धारित नहीं था। ये बात गलत आपकी हो जाएगी और नहीं वाली ही आपको बतानी, इसलिए थर्ड जवाब यहां पर माना जाएगा, ठीक। अब यहां पर आप लोग समझो, किसको समझो? महाजनपद में कृषि परिवर्तन, लोहा आ गया। अब देखो महाजनपद काल के दौरान आपका लोहा आ गया था। ऋग्वैदिक कालीन में भी लोहा आ चुका था, लेकिन हड़प्पा में लोहा नहीं आया था, ठीक।
खेत जोतने के लिए लोहे के फाल उपयोग में लाए जा रहे थे। धान की फसल भी उपजाई गई, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी थी। उसके बाद एक मगध महाजनपद है, महत्वपूर्ण है मगध महाजनपद। मगध 200 साल के भीतर महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। गंगा तथा सोन नदी मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण व जमीन उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण नदियां थीं, सोन और गंगा। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों से हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। तो मगध एक तरफ जंगल से था, जंगल में तमाम हाथी थे, हाथियों को पकड़ करके उनको प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाने लगा। उसके बाद जंगल से लकड़ी का रथ, घर, गाड़ी में उपयोग किया जाने लगा, जंगल की लकड़ियों का। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं, जिनका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया गया। मगध के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार, अजातशत्रु थे। मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, जिसको राजगीर बोलते हैं। उसके बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र राजधानी बना दी गई। याद रखना, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना को ही बोलते हैं। पहले राजगृह थी मगध की राजधानी, उसके बाद पाटलिपुत्र पटना को बना दिया गया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला समझो, 2300 साल पहले मेसोडोनिया का राजा सिकंदर विजय विश्व करना चाहता था, जो पूरी तरह सफल ना हुआ। वो ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर जाना चाहा तो उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। वे भयभीत हो गए कि भारत के शासक के पास पैदल सेना है, रथ सेना है, हाथियों की बड़ी सेना है। इसलिए सिकंदर डर गया और पीछे लौट गया। इंटरेस्टिंग कहानी है 2300 साल पहले की। सिकंदर जो कि दुनिया विजित करना चाहता था, है ना, तो वो ब्यास नदी के किनारे पहुंचा, बिहार के मगध में। ठीक जैसे ही सिकंदर के सिपाहियों ने बताया कि भैया वहां मत जाओ आप, क्योंकि मगध के राजा के पास पैदल सेना है, रथ सेना है, हाथियों की सेना है, आप कुचल दिए जाओगे। तो डर के मारे ये भाग गया, सिकंदर वहां से भाग गया, फरार हो गया। समझे कहानी को। उसके बाद बज्जी संघ को समझो। मगध के पास या नजदीक बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली बिहार थी। एक मगध के पास का ही एक क्षेत्र है। यहाँ की शासन व्यवस्था को गढ़ या संघ के नाम से जाना जाता था। अब गढ़ और संघ को समझो, फिर यहाँ से क्वेश्चन कराऊं। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था गढ़ या संघ में। कई शासक मिलकर चर्चाएं करते थे शत्रुओं से निपटने के लिए। स्त्रियां, दास, कम्मकार इनकी सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये देखो भेद हो गया, स्त्रियों के साथ, दासों के साथ और कामकार लोगों के साथ भेद यहाँ पर होने लगा कि ये सभाओं में भाग नहीं ले सकते थे। कई शासक मिलकर चर्चाएं करते थे, सभाएं करते थे। गुप्त शासकों ने गढ़ संघ को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त वंश जब आया, उसने संघ को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन है ये वाला कि स्त्रियां क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, क्या सभा में भाग लेती थी। वो मैं क्वेश्चन आपको यहीं पर करा दूं, फिर मैं आगे बात कर लेता हूं। यह वाला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। देखो, संघ सही मायने में एक संगठन था, संघ या गढ़। कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवाद के माध्यम से शासन किया। पहला करेक्ट। इसने महिला और कामकारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया। नहीं, इसमें महिलाएं, दास, कामकार लोग भाग नहीं ले सकते थे, जो कि गलत है। इसलिए केवल ए यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको लाइनें बताई वहीं से यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया गढ़ या संघ क्या था। गढ़ या संघ में प्रत्येक व्यक्ति राजा था और कई शासक मिलकर चर्चाएं करते थे शत्रुओं से निपटने के लिए। स्त्रियां, दास ये भाग नहीं लेते थे। ठीक, यहां पर देखो, यह क्वेश्चन देखो, कर व्यवस्था सही है। नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था, जिसने फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। वे प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखा करते थे। पहला आपका सही है। लगभग 2500 से 3000 वर्ष पहले हल में लोहे के फाल में वृद्धि हुई और धान के पौधे के रोपण में फसल की उपज बढ़ी। मैंने आपको बताया ना, लोहा आ गया तो खेत, उससे जुताई होने लगा खेत की, और उसी के साथ धान को भी उपजाया गया, क्योंकि गंगा के किनारे के मैदान था ये वाला मगध एरिया आपका। ठीक, तो यहाँ पर खेती खूब की गई और खेती हुई तो खेती से कर भी वसूला जाने लगा। इसलिए आपके यहाँ पर हैं दोनों सही है, परंतु एक ही प्रक्रिया को सुगम नहीं बनाता, सुगम। ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद 2500 वर्ष पहले दूसरे जो जनपद थे वो महत्वपूर्ण महाजनपद में कन्वर्ट हो चुके थे। क्यों? किलेबंदी करने लगे, सेनाएं रखने लगे। ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यह वाला भी टॉपिक यहीं पर आपका होता है समाप्त। ठीक।